Hello, good morning to all of you. So, as we had discussed the structure of nephron, today we will discuss the mechanism of urine formation. Okay, तो किडनी के अंदर जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, मींस ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस मतलब यूरिन फॉर्म होता है, तो किडनी के अंदर ये यूरिन की फॉर्मेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन. अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इन स्टेप्स को ना देखकर आप 3 स्टेप नॉर्मली बता सकते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन. ठीक है, तो इन 3 प्रोसेस के 3 स्टेप्स के थ्रू जो है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इट अकर्स इन द ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस जो स्ट्रक्चर था, तो दिस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, और इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्योंकि जो ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है वो ग्लोमेरुलस में होती है, इसी फर्स्ट स्टेप को इस वजह से इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है. तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है, इट रीचेस थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल. जैसे कि पेज नंबर 451 पर एक डायग्राम दिया हुआ है, 19.7 आप देख सकते हैं. तो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर ग्लोमेरुलस के ये ब्लड एंटर करता है. ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आता है और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू निकल जाता है. और मैंने आपको इसके डायमीटर का भी डिफरेंस बताया था, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर यहाँ इंक्रीज रहता है. सो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस, यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है. तो इट्स अ 3 लेयर फिल्ट्रेशन. यहाँ पर 3 लेयर्स के बीच में ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. तो फर्स्ट, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. जो ग्लोमेरुलस है, यही क्या है, ब्लड वेसल्स ही तो हैं ये. ठीक है, कैपिलरीज का गुच्छा टाइप होता है. तो इन्हीं वेसल्स की जो एंडोथीलियम लेयर है, एंडोथीलियम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, तो उसके थ्रू पहला फिल्ट्रेशन हो जाता है. ठीक है, तो इन वेसल्स की जो वॉल्स हैं एंडोथीलियम टिश्यूज की बनी है, उन वॉल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा. नेक्स्ट, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल. ये फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड का, ठीक है, तो ये काफ़ी पतली होती हैं, तो जो भी फिल्ट्रेट होगा वो अब कहाँ एंटर कर जाएगा, ग्लोमेरुलस में, सॉरी बोमेंस कैप्सूल में. तो दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज बोमेंस कैप्सूल. तो बोमेंस कैप्सूल की भी जो वॉल है वो एपिथीलियम टिश्यूज की बनी है. एंडोथीलियम था आपका ग्लोमेरुलस में, एपिथीलियम है आपकी बोमेंस कैप्सूल में. तो जो एपिथीलियम सेल्स हैं, जो एपिथीलियम टिश्यूज जो बना होगा वो एपिथीलियम सेल से ही बना होगा, उनको हम पोडोसाइट्स के नाम से जानते हैं. तो आपको ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बोमेंस कैप्सूल में. तो ये एपिथीलियम सेल्स हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कह रहे हैं. यही पोडोसाइट्स के बीच बीच में जो होते हैं पोर्स होते हैं. ठीक है, स्लिट पोर्स हैं, जिस वजह से जो भी वो फिल्ट्रेशन है फिर वो आगे की तरफ एंटर करता जाता है. ठीक है, एंड द थर्ड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो तीसरी लेयर और होती है, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है. तो दिस फाइन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द 3 लेयर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का जो वर्क हो रहा है 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू हुआ है. 3 मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, epithelium of Bowman's capsule, and the third is basement membrane which also present in glomerulus part somewhere here. तो वो उसके थ्रू ये सारा ब्लड का फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है, और इस प्रोसेस को आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं. तो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, ब्लड से जो फिल्ट्रेट निकलेगा उसका क्या होगा. तो इस जो भी फिल्ट्रेट आता है वो ब्लड के थ्रू आ रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. तो ये फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जो किडनी के अंदर चल रही है पर मिनट, ये
1100 to 1200 ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेट करती है, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। एक टर्म और आता है आपका GFR, मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट आपको पता है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसी को आप कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और जो छन कर आया आपके पास, छन कर जो आता है उसको फिल्ट्रेट ही तो कहते हैं, नीचे जो बचा है, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ओके। तो ये GFR एक टर्म आता है, आपको नॉर्मली इतना याद रखना है पर मिनट कितना फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है इनके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है ये बोमन्स कैप्सूल से आगे की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आपके PCT, हेनले लूप्स, DCT, ये सारी ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर आएंगी, क्योंकि फिल्ट्रेट को पूरे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पास होकर जाना होता है। जो पूरी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है आप यहाँ नेफ्रॉन वाले पार्ट में देख सकते हैं। यहाँ बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो गया, मीन्स ब्लड तो चला जाता है यहाँ से, ठीक है। जो फिल्ट्रेट होगा वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, फिर इसका भी आगे बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी क्योंकि इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे आयंस, वाटर, प्रोटीन ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो उनका भी आगे प्रोसेस बहुत सारी होती हैं, उसके थ्रू बहुत सारा वर्क होता है, ठीक है। तो ये बोमन्स कैप्सूल से जो है फिल्ट्रेट आगे जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो मैंने जैसे कि आपको बोला ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल ही है, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब 99% जो है फिल्ट्रेट वो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन होना, जो चीज़ छनी है फिल्ट्रेट में, जो चीज़ें आ गई हैं तो उनका दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाना। सो यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड सेंड बैक टू द ब्लड। देखिए ब्लड से छन के जो फिल्ट्रेट आया है उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस फिल्ट्रेट में, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन होना होता है। तो वो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वो इसी रीनल ट्यूब्यूल के, ये रीनल ट्यूब्यूल ही कहलाती है, सिर्फ इनके नाम ही तो PCT, DCT ये सब है। तो इस रीनल ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल्स के थ्रू फिर से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और वापस ब्लड में भेज दी जाती हैं, क्योंकि वो सारी काम की चीज़ें हैं। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम आयंस, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो इनका क्या होता है दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज, सोडियम आयंस एंड अमाइनो एसिड्स, दीज आर द यूजफुल सब्सटेंसेस। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। तो ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेट में वेस्ट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड एंड सेंड बैक टू द फिल्ट्रेट। देखिए ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट भी रह जाते हैं, ठीक है, वो वापस उन्हें फिल्ट्रेट में भेजना होता है। तो वेस्ट की फॉर्म में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, तो ये सब ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर आने होते हैं, ठीक है। तो इनका भी रीएब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट में होना होता है। तो इन सब वेस्टफुल सब्सटेंसेस का जो रीएब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट के अंदर होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। मैंने आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल्स वगैरह, तभी वो ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी बताया यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस फिल्ट्रेट में भेज दी जाती है। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है उनको भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कहलाता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक
क्विक मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल इस पूरे ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में कौन कौन से पार्ट रीएब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आपको पता है पीसीटी आता है, हेनले लूप आता है, डीसीटी आता है, कलेक्टिंग डक्ट इसी का पार्ट है। तो इन पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन किन किन चीज़ों का होता है। तो सम रोल्स ऑफ डिफरेंट ट्यूब्यूल्स पार्ट इन रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेट था वो प्रेजेंट है। अब ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा, पीसीटी वाले पोर्शन में पहुंचेगा। तो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स अकर्स हेयर। ज़्यादा 70% जो रीएब्जॉर्प्शन होना होता है ना न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो सारा रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी वाले पार्ट में हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। मीन्स ब्रश बॉर्डर से मतलब है अगर हम इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को खोल लें, ठीक है, तो इसमें आपको ब्रश बॉर्डर मतलब जैसे ब्रश में ब्रिस्टल्स होते हैं ना, ब्रश लाइक ऐसे, जैसे कि हम कहते हैं ना सीलिएटेड एपिथेलियम, तो उसमें सीलिया होते हैं बहुत सारे, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप। तो इसी हम कह रहे हैं कि एपिथेलियम जो टिश्यू है पूरा उसमें ब्रश बॉर्डर्स हैं, जिस वजह से उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% जो रीएब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का वो पीसीटी वाले पार्ट में हो जाता है, ठीक है। तो दिस पीसीटी पार्ट एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो होता किसके थ्रू है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बहुत सारी चीज़ों का जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो वापस ब्लड में भेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो फिल्ट्रेट है, अभी तो यहाँ फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, तो ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा हेनले लूप में। अब हेनले लूप में भी एक डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो हेनले लूप के जब ये डिसेंडिंग पार्ट में आता है फिल्ट्रेट, so there is a minimum reabsorption occurs here। बहुत कम ही reabsorption न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, क्योंकि 70% लगभग ज़्यादातर वहीं पर हो जाता है। सो इस पार्ट में ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। दिस पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, वाटर और आयंस का बैलेंस मेंटेन होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ इस डिसेंडिंग लिम्ब में लूप ऑफ हेनले के इस डिसेंडिंग पार्ट में जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से वाटर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। इस पोर्शन में यहाँ पर जब फिल्ट्रेट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में इस फिल्ट्रेट से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, चला जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था इसमें नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर में, इनके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। और ये जो ट्यूब्यूल है पूरी वो परमिएबल होती है। कहीं जैसे कि ये लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, ये परमिएबल होगा क्योंकि वाटर और इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो परमिएबिलिटी तो होनी चाहिए, जिस वजह से जो ये आयंस है या फिर जो भी वाटर है वो फिर से ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। तो इस डिसेंडिंग लिम्ब वाले पार्ट में क्या होगा, जो वाटर है वो निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि दिस डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू वाटर। ये पोर्शन डिसेंडिंग लिम्ब वाला काफी परमिएबल होता है, जिस वजह से वाटर जो है वो निकल जाता है और ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा वापस, ठीक है। तो जिस वजह से ये फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। वही आपको पता है कंसंट्रेशन या जो डाइल्यूट फॉर्म है वो कब होती है, किसी चीज से वाटर जब निकल ही जाएगा तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता है, असेंडिंग लूप में आता है। वहां क्या होता है, वहां पर इस फिल्ट्रेट से आयंस बहुत सारे निकल जाते हैं, ठीक है, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है।
तो इस असेंडिंग लिम्ब वाले पार्ट में, इस पोर्शन में क्या होगा, आयंस निकल जाएंगे। तो आयंस निकल जाएंगे जिस वजह से क्या होगा, फिर से ये जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ था, वाटर निकल गया था जिस वजह से कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ गया था। अब क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट से आयंस निकल जाएंगे, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा जिस वजह से ये फिल्ट्रेट फिर से डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अब ये फिल्ट्रेट और आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको डीसीटी वाले पार्ट से गुजर कर जाना पड़ेगा। डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर हो चुका होता है। तो यहाँ पर भी सोडियम आयंस, वाटर, कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है डीसीटी में। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट का आ जाता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स हियर। अब जितना भी बचा है, कुछ भी बचा है, वाटर बचा है, ज़्यादातर वाटर ही बच पाता है क्योंकि मेन जो आयंस वगैरह का, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ इन पार्ट्स में हो जाता है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में मोस्टली जो वाटर बचता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स हियर, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जो बच गया, लेकिन फिल्ट्रेट तो प्रेजेंट है ना। उस फिल्ट्रेट में अब जो चीज़, जो बिल्कुल वेस्ट चीज़ है, जो अब रीअब्जॉर्प्शन के बिल्कुल लायक नहीं है, उसको तो हमें बाहर ही फेंकना है ना। तो जो सिलेक्टेड चीज़ें थी, जो यूजफुल चीज़ें थी, वो सबको हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया, वापस ब्लड में भेज दिया क्योंकि वो सब काम की चीज़ें थी। अब जो वेस्ट है वो सब क्या होगा, वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू या ब्लडर में इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है।